जय जिनेन्द्र। आज हम NCERT 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 में माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी किए गए प्रश्न पत्र के वस्तुनिष्ठ के पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि इस बार एनुअल एग्ज़ाम में माध्यमिक शिक्षा मंडल के प्रश्न बैंक में से ही प्रश्न पत्र आएगा, तो आप इन क्वेश्चन को कॉपी में भी लिख कर रख सकते हैं, क्योंकि आपको रिवीजन में सुविधा होगी और लिखने से याद भी होता है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में सामाजिक हित और कल्याण को महत्व दिया जाता है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में सामाजिक हित और कल्याण को महत्व दिया जाता है। अब यदि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसको महत्व दिया जाता है? इसमें निजी कल्याण को महत्व दिया जाता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में इसमें सामाजिक और निजी दोनों कल्याण को। तो चूंकि आपसे सामाजिक हित का पूछा है, तो इसका आंसर होगा समाजवादी अर्थव्यवस्था। सामाजिक हित मतलब इसमें समाज के सभी व्यक्तियों के हितों के लिए सरकार जो है आर्थिक गतिविधियां संचालित करती है। जैसे कि जो गरीब हैं या वृद्ध हैं, तो इनके कल्याण के लिए, या कोई विधवा है तो वृद्धावस्था पेंशन दी जाएगी। गरीब जो है उसको न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो सरकार है वो व्यवस्था करती है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में सामाजिक हित, सभी के हित और कल्याण की व्यवस्था कौन करती है? सरकार करती है। अगला है, प्रोफेसर सैमुअलसन ने निम्न में से किस समस्या को अर्थव्यवस्था की बुनियादी समस्या माना? यानी सैमुअलसन ने किस समस्या को अर्थव्यवस्था की बुनियादी समस्या माना? किन वस्तुओं का उत्पादन कितनी मात्रा में? यानी सरकार जो है वो डिसाइड करती है कि हमें किन वस्तुओं का उत्पादन करना है और उसकी मात्रा जो है वो कितनी होना चाहिए। दूसरा, वस्तुओं का उत्पादन किस प्रकार हो? किस प्रकार हो का मतलब है कि या तो आप श्रमिक से काम करवा सकते हैं, या वही काम जो है आप मशीन से करवा सकते हैं। तो आप उत्पादन किस प्रकार करवाएंगे। तीसरा है, वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए हो? किसके लिए हो का अर्थ है कि जो उत्पादन है उसका वो है गरीब के लिए उत्पादन किया जाए या फिर अमीर के लिए उत्पादन किया जाए। तो उपर्युक्त सभी, यानी ये सभी अर्थव्यवस्था की बुनियादी समस्याएं हैं। किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, उत्पादन किस प्रकार किया जाए और उत्पादन किसके लिए किया जाए। उत्पादन संभावना वक्र की मान्यता है। तो उत्पादन संभावना वक्र की ये सभी मान्यताएं। पहला, पूर्ण रोजगार की स्थिति। उत्पादन संभावना वक्र जो है वो दो वस्तुओं के उत्पादन की संभावना को, ए और बी दो वस्तु हैं, इनके उत्पादन की विभिन्न संभावनाओं को बताता है। या तो आप दोनों को क्या कर सकते हैं? बराबर बना सकते हैं। दोनों वस्तुओं को क्या कर सकते हैं? बराबर उत्पादन कर सकते हैं। यदि आप ए वस्तु का उत्पादन ज़्यादा करना चाहते हैं, तो आपको बी वस्तु का उत्पादन क्या करना होगा? कम करना होगा। या आप बी वस्तु का उत्पादन ज़्यादा करना चाहते हैं, तो आपको ए वस्तु का उत्पादन कम करना होगा। तो उत्पादन संभावना वक्र क्या बताता है? ए और बी या किन्हीं भी दो वस्तुओं के उत्पादन की संभावनाओं को बताता है। अब इसकी मान्यता क्या है? पूर्ण रोजगार की स्थिति, यानी अर्थव्यवस्था में जितने लोग भी कार्यरत हैं, जो काम करने की इच्छा और योग्यता रखते हैं, सभी को रोजगार मिला हुआ है। संसाधनों का हस्तांतरण। संसाधनों का हस्तांतरण का अर्थ है कि जो उत्पादन के साधन है, मान लीजिए श्रमिक, उसे एक प्रयोग से दूसरे प्रयोग में हस्तांतरित किया जा सकता है। इसी से आप गेहूं को उत्पादन करवा सकते हैं और इसी से आप उद्योग में भी काम करवा सकते हैं। संसाधनों का पूर्ण कुशलता से उपयोग। इसका अर्थ है कि जो श्रमिक है उसमें जितनी कुशलता है वह अपनी पूर्ण कुशलता से कार्य उद्योग या कृषि क्षेत्र में करेगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी।
फिर अगला है निम्न में से क्या उत्पादन संभावना वक्र का अपवाद है। तो पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं। हमने अभी देखा था कि उत्पादन संभावना वक्र में सभी लोगों को रोजगार मिल जाता है जो काम करने की इच्छा और योग्यता रखते हैं, और इसमें क्या लिखा है, इसका उल्टा लिखा है कि पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं। तो यह इसका क्या हो जाएगा, अपवाद हो जाएगा। अब एक सकारात्मक अर्थशास्त्र से संबंधित क्वेश्चन प्रश्न बैंक में अधूरा छपा हुआ है, तो हम यह देख लेते हैं कि सकारात्मक अर्थव्यवस्था क्या होती है। सकारात्मक अर्थव्यवस्था जो है वो आदर्शात्मक अर्थव्यवस्था से भिन्न होती है। सकारात्मक अर्थव्यवस्था क्या होती है कि इसमें वास्तव में वस्तु क्या है, वस्तु स्थिति क्या है, यह बताया जाता है कि वास्तव में देश की जनसंख्या कितनी है। ये किस अर्थव्यवस्था का कथन है, सकारात्मक। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था कितनी होनी चाहिए, ये किस अर्थव्यवस्था का कथन होगा, आदर्शात्मक। यानी सकारात्मक अर्थव्यवस्था जो है वर्णात्मक होती है, जबकि आदर्शात्मक अर्थव्यवस्था नियम के अनुसार होती है। सकारात्मक अर्थव्यवस्था यह बताती है कि आर्थिक समस्या का कारण क्या है और उसका प्रभाव क्या होगा, जबकि आदर्शात्मक अर्थव्यवस्था क्या बताती है कि आर्थिक समस्या जो है वो उसका मूल्य निर्णय कैसा होगा, यानी कैसा होना चाहिए। आप केवल इतना याद कर लें कि सकारात्मक अर्थव्यवस्था वास्तविक स्थिति को बताती है और आदर्शात्मक अर्थव्यवस्था कैसी चीज़ होना चाहिए यह बताती है। सकारात्मक अर्थव्यवस्था नीति को बताती है कि नीति वास्तव में कैसी है, और आदर्शात्मक बताती है कि नीति को कैसा होना चाहिए। तो ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 जो इनकम्प्लीट दिया हुआ है, लेकिन आप इतने से ही कोई क्वेश्चन आएगा तो आंसर लिख सकते हैं कि सकारात्मक अर्थव्यवस्था वस्तु कैसी है यह बताती है, जबकि आदर्शात्मक अर्थव्यवस्था आर्थिक समस्या कैसी होना चाहिए यह बताती है। 6th क्वेश्चन है कि एक अर्थव्यवस्था उत्पादन संभावना वक्र संचालित होता है। तो उत्पादन संभावना वक्र जो है साधनों के अनुकूलतम प्रयोग से संचालित। हमने उत्पादन संभावना की मान्यताएं देखी थी कि उत्पादन के जो साधन हैं वो क्या होना चाहिए, अनुकूलतम उपयोग, मतलब उनका पूर्ण उपयोग होना चाहिए। ये हम देख चुके हैं। अगला है कि इनमें से क्या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या उत्पादन संभावना वक्र के चलन को अग्रेषित नहीं करता। तो उत्पादन संभावना वक्र का चलन क्या है कि ये ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाए या नीचे की ओर शिफ्ट हो जाए। यदि तकनीकी प्रगति, तकनीकी उन्नति होती है तो उत्पादन संभावना वक्र क्या होगा, ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। नए तेल भंडार का अन्वेषण होगा तो उत्पादन संभावना वक्र ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। उत्पादन के साधनों का विनाश यदि होता है तो देश में साधनों की कमी होगी तो उत्पादन संभावना वक्र नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन बेरोजगारी जो है उसके कारण उत्पादन संभावना वक्र में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि जितने लोग हैं वे उत्पादन जो ज़रूरत है उतने लोग उत्पादन कर रहे हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बृहत बेरोजगारी। फिर उत्पादन संभावना वक्र का आकार कैसा होता है, तो उत्पादन संभावना वक्र का जो आकार होता है वो मूल बिंदु से अवनोत्तर, इसको बोलते हैं, ये हो गया आपका मूल बिंदु और ये नीचे की ओर है तो क्या हो गया, अवनोत्तर। और जो ऊपर की ओर होते हैं उन्हें बोलते हैं उन्नोत्तर, तो ये अवनोत्तर है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है। तो आपको पता है कि काला बाजारी का अर्थ होता है कि आप जब वस्तुओं की बाजार में कमी हो तो आप अपने गोदाम में बहुत सारी वस्तुओं को जमा करके रख लें, तो इसे क्या कहेंगे, काला बाजारी। ये अनैतिक कार्य है, आर्थिक क्रिया नहीं है। बाकी शिक्षक पढ़ा रहा है तो आर्थिक क्रिया, क्योंकि इसका संबंध धन से है। चिकित्सक चिकित्सा कर रहा है, आर्थिक क्रिया, क्योंकि धन से संबंधित है। और कृषक भी धन कमाने के लिए कृषि कार्य करता है।
लेकिन यह धन कमाने के लिए की जाती है कालाबाजारी, लेकिन आर्थिक क्रिया क्यों नहीं है? क्योंकि ये वैधानिक क्रिया नहीं है। जब कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकता की संतुष्टि करने के लिए वस्तु खरीदता है तो वह कहलाता है, तो वह उपभोक्ता। जब आप कोई वस्तु, मान लीजिए कि आप बाज़ार जाते हैं और आपको भूख लगी है, आप फुल्की पी लेते हैं, तो आप क्या कहलाएंगे? आप उपभोक्ता कहलाएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स हैं। आर्थिक समृद्धि का संबंध किस अर्थशास्त्र से है? तो आर्थिक समृद्धि का संबंध समष्टि अर्थशास्त्र से है। आपको पता है कि अर्थशास्त्र की दो शाखाएं होती हैं। एक होती है व्यष्टि, जो कि क्या करती है? अर्थव्यवस्था की छोटी छोटी समस्याओं का अध्ययन करती है। और दूसरी होती है समष्टि, जो अर्थव्यवस्था की बड़ी बड़ी समस्याओं का अध्ययन करती है। चूँकि आर्थिक वृद्धि एक बड़ी समस्या है, इसलिए इसका अध्ययन जो है, एक व्यक्ति का तो संबंध होता नहीं है आर्थिक वृद्धि से, इसलिए इसका अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। व्यष्टि और समष्टि दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। पूरक का अर्थ है कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने कोई गलती करी और दूसरे व्यक्ति ने आकर क्या कर दिया? उस गलती को ठीक कर दिया, सुधार दिया। तो ऐसे ही व्यष्टि और समष्टि जो है वो एक दूसरे के पूरक हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र की कमियों को समष्टि पूरा करता है और समष्टि की कमियों को व्यष्टि पूरा करती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था डैश और डैश अर्थव्यवस्था से मिलकर बनती है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी और समाजवादी। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, तो ये क्या है? पूंजीवाद, समाजवाद का उदाहरण है। और जो प्राइवेट स्कूल होते हैं वो किसका उदाहरण है? पूंजीवाद का उदाहरण है। हमारे देश में गवर्नमेंट स्कूल भी हैं और प्राइवेट स्कूल भी हैं। तो हमारा देश कैसा देश है? मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि पूंजीवाद भी पाया जाता है और समाजवाद भी पाया जाता है। उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं को अन्य वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन में काम में आती हैं डैश वस्तुएं कहलाती हैं मध्यवर्ती वस्तु। मध्यवर्ती वस्तु का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि किसान ने खेत में जो है कपास का उत्पादन किया। अब कपास से क्या बनेगा? धागा बनेगा। धागे से क्या बनेगा? कपड़ा बनेगा। कपड़े से क्या बनेगा? कपड़े से जो है वो शर्ट बनेगी। तो सब शर्ट बनने के पहले की जो सारी वस्तुएं हैं वो सब क्या कहलाएंगी? मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाएंगी। तो इसलिए कहा गया है कि उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं से, ये एक वस्तु आपने उत्पादित की थी, इससे जो भी आपने अन्य वस्तुएं अंतिम वस्तु के पहले उत्पादित की हैं वे सब क्या कहलाएंगी? मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाएंगी। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। आपको पता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र छोटी छोटी क्रियाओं का अध्ययन करता है, इसलिए इसमें व्यक्तिगत आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। सो थैंक यू।